हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में जीव विज्ञान के वैसे प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और पूरे जीव विज्ञान का ये निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में बाबू बार बार आते हैं। वैसे वैसे क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के लाए हैं और ऐसे टॉप 50 हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्लास एकदम आपको शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो उसे आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। ठीक है। और जो भी प्यारे बच्चे अभी तक आज की इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज आप लोग क्या करिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। और जो भी प्यारे बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा दीजिए। जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करिएगा बाबू घंटी आएगा, घंटी आप लोग दबाइएगा, फिर नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, इसको आपको ऑल पे दबा देना है। जैसे ही आप लोग ऑल पे दबाइएगा ये घंटी इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जब भी हम लाइव क्लास करवाएंगे आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। और दूसरा काम आपको करना है, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि गुरुजी ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आपसे बच्चे लिंक को दबा के जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। लेकिन एक बार हम आपको फिर से बोलेंगे बाबू, इस क्लास को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। इसमें बायोलॉजी के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। अगर याद कर लीजिएगा तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आप लोग देखिएगा आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, क्योंकि पूरा बायोलॉजी के किताब से हम लोग चुन चुन के आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं। तो पहला नंबर यहां पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन ऐसा जीव है जो उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी बोलते हैं या इसे हम लोग द्विलिंगी भी बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे द्विलिंगी भी बोलते हैं, यानी जिसमें दोनों लिंग उपस्थित हो उसे द्विलिंगी बोलते हैं या उभयलिंगी बोलते हैं। तो यहां पे उभयलिंगी या द्विलिंगी जीव कौन सा है? तो आपको याद रखना है केंचुआ। जो केंचुआ है बाबू ये उभयलिंगी और यानी उभयलिंगी जिसे द्विलिंगी भी बोला जाता है, उभयलिंगी यानी द्विलिंगी जीव है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि जो केंचुआ है ये किससे श्वसन करता है। बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो केंचुआ है वो किससे श्वसन करता है, तो ये अपने त्वचा से करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, स्किन से। जो केंचुआ है ये किससे श्वसन करता है? अपने स्किन से श्वसन करता है। और हम लोग किससे करते हैं? फेफड़ा से करते हैं, लेकिन ये अपना स्किन से श्वसन करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला जो क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण बाबू किस में होता है? हरे पेड़ पौधे में। हरे पेड़ पौधे जब स्वपोषी पोषण करते हैं तो किस किस चीज का जरूरत पड़ता है ये आपको बताना है। तो हरे पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो उनको पर्णहरित चाहिए, पर्णहरित जिसे हरित लवक बोला जाता है, इंग्लिश में क्लोरोफिल बोला जाता है, पर्णहरित चाहिए। सूर्य का प्रकाश का जरूरत पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की जरूरत पड़ता है। इनमें से सभी चीज का जरूरत पड़ेगा यहां पे स्वपोषी पोषण में। जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे तो ये सारा चीज का जरूरत पड़ता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और पेड़ पौधे भोजन के रूप में क्या बनाते हैं? तो ग्लूकोज बनाते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरा किसके कारण से होती हैं? तो पर्णहरित यानी हरित लवक के कारण से होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 0.03% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि ग्रहणी भाग है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो ग्रहणी है ये किसका भाग है। तो ग्रहणी बाबू किसका भाग होता है? तो ग्रहणी आपको याद रखना है ये छोटी आंत का भाग होता है। ग्रहणी किसका भाग होता है? छोटी आंत का भाग होता है। अब यहां पे क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा? ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग। तो आपको याद रखना है छोटी आंत। जो छोटी आंत है
ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, इसे आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहां पे होता है, यानी जो भोजन है वो पूरी तरीके से कहां पे जाके पचता है, तो आपको याद रखना है छोटी आंत में, ठीक है ना। जो भोजन है ये पूरी तरीके से जाके छोटी आंत में पच जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम है जो वसा पे क्रिया करता है, वसा का पाचन इसमें कौन करता है। तो वसा का पाचन कौन करता है वसा का, तो आपको याद रखना है लाइपेज। जो लाइपेज है ये वसा का पाचन करता है, इसे आपको याद रखना है। और जो पेप्सिन है और जो ट्रेप्सिन है, दोनों में आधा प आपको दिखाई देगा। पेप्सिन और ट्रेप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो आपको याद रखना है पेप्सिन और यहां पे ट्रिप्सिन, ये दोनों क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं, इसे आपको याद रखना है। और एंजाइम का पाचन कौन करते हैं, तो आपको याद रखना है लाइपेज करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है। अब यहां पे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनता है। अब वही बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है ये आपको बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है केवल दिन में होता है। दिन का मतलब सुबह से लेकर शाम तक, यही ना होता है दिन। सुबह जब तक सूर्य का किरण उगता है तो सुबह, और शाम को जब ढलता है, यानी सुबह से लेकर शाम, यानी जिसे दिन भर बोलते हैं, दिन में बाबू प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, इसे आपको याद रखना है। और रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कवक है उसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक जो होता है ना बाबू, ये मरे सड़े गले जीवों को खाता है, इसीलिए कवक में आपको याद रखना है मृत जीवी पोषण होता है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा क्योंकि ये मरे सड़े गले जीवों को खाते हैं, इसे आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का वाहक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो फेफड़ा तक पहुंचता है। फेफड़ा से ऑक्सीजन कौन ढोकर पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है, यानी ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है, तो आपको याद रखना है आरबीसी। आरबीसी में एक पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हीमोग्लोबिन है बाबू आरबीसी में पाया जाता है, आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो खून होता है ना वो लाल होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, फेफड़ा से ऑक्सीजन लेता है और पूरी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का वाहक बोलते हैं। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछता है, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है। तो ऑक्सीजन का वाहक जो होता है हीमोग्लोबिन होता है। अगर हीमोग्लोबिन ना दे तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, जो आरबीसी है इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 12 से 20 दिन का होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधों में बाबू गैसों का आदान प्रदान कौन करता है, कहां से होता है, तो पौधों की पत्तियों में बाबू होता है, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, और यही क्या करते हैं बाबू, गैसों का आदान प्रदान करता है। अगर पौधा अगर कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है तो यही पत्तियों के माध्यम से जो रंध्र होते हैं छोटे छोटे, उसी के सहायता से लेता है। अगर मान लीजिए जो पेड़ पौधे हैं ऑक्सीजन छोड़ रहा है तो इसी रंध्र के द्वारा वो बाहर भी निकलता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है रंध्रों के द्वारा होता है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं। तो जो मानव का हृदय है बाबू, इसमें 4 पार्ट होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। यहां पे हम आपको जीव विज्ञान के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं, जो आपके किताब का पूरा निचोड़ क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें का बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है।
बहुत सारा क्वेश्चन बार बार आता है और इसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसके उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। आ गया ना क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए कि किसके उपस्थिति के कारण जो रक्त है यानी जो खून है वो लाल दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो बाबू रक्त है यानी जो खून है वो लाल दिखाई देता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में, यानी रेड ब्लड कर्पसल्स, इसीलिए इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। वो कौन कौन से जीव हैं? जैसे तितली। तितली को अगर मारिएगा या अगर उससे पैर से दब जाएगी तो उसमें रेड ब्लड नहीं निकलता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो उसका जो खून होता है श्वेत होता है। जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे सुग्गा हो गया, टिड्डा हो गया, मक्खी हो गई, उसको अगर मारिएगा उसमें से व्हाइट ब्लड निकलता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। और भी जैसे तितली हो गया, कॉकरोच हो गया, कॉकरोच अगर पैर से दबाएगा तो उसमें व्हाइट व्हाइट निकलता है, क्योंकि उनका ब्लड ही व्हाइट होता है, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ताकि उसका खून रंग लाल हो। तो आपको याद रखना है, तितली हो गई, कॉकरोच हो गया, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मक्खी हो गया, छोटे छोटे जो कीट पतंग हो गया जैसे सुग्गा हो गया, बहुत ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जिनका ब्लड कैसा होता है? श्वेत होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, इनका ब्लड जो होता है वे श्वेत होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और हम लोगों के शरीर में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, इसलिए हम लोगों का खून लाल होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? यानी कौन सा हार्मोन है जो पेड़ पौधों की पत्तियों को मुरझा देता है? तो आपको याद रखना है एब्सिसिक अम्ल। इसका नाम देखिए थोड़ा सा उल्टा है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझा देता है। तो एब्सिसिक अम्ल मुरझा देता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आएगा कि पेड़ पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है, पेड़ पौधों की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो आपको याद रखना है ऑक्सिन और जिबरेलिन। ये दोनों क्या करता है? पेड़ पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, और दो तंत्रिका कोशिका के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, उस खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मान लीजिए यहां पे एक तंत्रिका कोशिका है और यहां पे एक क्या है बाबू? अपना यहां पे तंत्रिका कोशिका है, इसके बीच में बाबू गैप होता है, और इसके गैप को यानी जो मध्य भी यहां लिखा है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य में यानी बीच में जो खाली स्थान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो हमारे शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? यानी जो मानव का मूत्र होता है इसमें यूरिया कितना प्रतिशत होता है, ये आपको बताना है। तो इसमें यूरिया बाबू कितना होता है? 2% होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और यूरिया हमारे शरीर से बाहर कौन निकालता है? तो जो वृक्क है यानी जो किडनी है वही क्या करता है? यूरिया को बाहर निकालता है, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, यानी पौधों में कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं? जैसे हम लोगों में पसीना निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, उत्सर्जी पदार्थ है, और यहां पे यूरिया निकल रहा है, यूरिक अम्ल निकल रहा है, ये सब क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन सा होता है? तो जो गोंद निकलता है, फूल तोड़िएगा तो उसमें से दूध टाइप का निकलता है, गोंद होता है, रेजिन टैनिन होता है, रेजिन होता है, ये सारे पौधों का क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये सारा प्रश्न आपको याद होना चाहिए कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ होता है, गोंद होता है, टैनिन होता है, रेजिन होता है, ये सारा चीज है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसे आपको याद रखना है कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं।
यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा कि ब्रिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। और जो ब्रिक होता है बाबू, इसका आकार कैसा होता है, तो सेम के बीज के समान होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। किसके समान होता है, तो सेम के बीज के समान होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और कितना होता है, तो 2 होता है, इसे आपको याद रखना है, ब्रिक यानी एक जोड़ा। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। अब आप लोग देखिएगा, आप लोग 14 वर्ष के हैं, अब आप लोगों का हल्का हल्का मोछ दाढ़ी आएगा, जैसे हम लोगों में पूरा यहाँ पे दाढ़ी आ गया है। जो गला है अब फट जाता है, जैसे हमारा भारी आवाज हो गया है, लेकिन आप लोगों का भी हल्का आवाज होगा लड़कियों की तरह। वो क्या होता है बाबू, ये सब जब आदमी जवान होता है ना तो मूछ दाढ़ी आने लगता है, जो गला है कंठ है वो फट जाता है, थोड़ा सा भारी आवाज आता है, शरीर में बहुत सारा परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का कारण क्या है, केवल लड़कों में नहीं होता है, लड़कियों में ये सब, लड़कियों में भी क्या होता है, शरीर में चेंज आता है। ये किस हार्मोन के कारण से होता है, तो लड़कों में आपको याद रखना है, जो मूछ दाढ़ी, जो गला भारी होता है, वो आपको याद रखना है टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। और लड़कियों के जो शरीर में परिवर्तन होता है वो एस्ट्रोजन के कारण होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, तो लड़कों में जो परिवर्तन होता है वो टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है और लड़कियों में एस्ट्रोजन के कारण से होता है, यानी ए और बी दोनों। यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडाणु निषेचित होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्त्रियों के अंडाणु है ये कहां पे निषेचित होता है। बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, तो आपको याद रखना है फैलोपियन नलिका में, या इसे ट्यूब बोला जाता है। फैलोपियन नलिका में क्या होता है, अंडाणु का निषेचन होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन है जो मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय मादा में पाया जाता है, स्त्रियों में। गर्भाशय स्त्रियों में पाया जाता है। शुक्रवाहिका, शुक्राणु वाला है शुक्रवाहिका, ये पुरुषों में पाया जाता है, ये पुरुष में पाया जाता है शुक्रवाहिका, जहां से शुक्राणु निकलते हैं। डिंबवाहिनी ये भी क्या है, मादा जनतंत्र का भाग है। इसमें आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, तो मादा जनतंत्र का भाग अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंबवाहिनी है, लेकिन जो शुक्रवाहिका है ये मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, ये पुरुष का है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पराग कोष होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा है कि पराग कोष में होता है, पराग कोष में क्या होता है, तो आपको याद रखना है पराग कोष में पराग कण बनता है, ठीक है ना। ये पौधों में होता है, यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा कि पराग कोष में होता है। तो पराग कोष में क्या होता है, पराग कण होते हैं। बाबू बायोलॉजी के यहां पे हम आपको टॉप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा रहे हैं और ये सारा के सारा क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये सारा आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, फूलों में नर प्रजनन अंग होते हैं, तो फूलों में नर प्रजनन अंग कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है पुंकेसर। जो पुंकेसर होता है ये फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और फूलों में महिला प्रजनन अंग कौन सा होता है, जयांग होता है। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है कि फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है, पुंकेसर, और फूल में मादा प्रजनन अंग कौन सा होता है, जयांग होता है। लिख देते हैं यहां पे जयांग होता है, इसे आपको याद रखना। ये मादा प्रजनन अंग है और ये नर यानी पुरुष प्रजनन अंग है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अब इसमें आपको बताना है किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो आपको याद रखना है अमीबा में। अमीबा में आपको याद रखना है मुकुलन यहां पे देखिए किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है हाइड्रा और ईस्ट। 2 गो में होता है, बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही जाएगा। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, हाइड्रा में भी और ईस्ट में भी, इसे आप लोग याद रखिएगा। और ईस्ट में किण्वन की क्रिया होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि किण्वन की क्रिया किस में होता है, तो किण्वन की क्रिया बाबू किस में होता है, ईस्ट में होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने लिखा है, ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा कि द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव का उद्भव स्थान यानी सबसे पहले मानव का जन्म कहां पे हुआ, किस कंटेंट में हुआ, आपको बताना है किस देश में हुआ। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि मानव का उद्भव स्थान है, यानी मानव सबसे पहले किस देश में बाबू, मतलब मानव का विकास हुआ, सबसे पहले मानव किस देश में आया, तो आपको याद रखना है
है अफ्रीका में। अफ्रीका में आप लोग याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से जाएगा कि मानव का उद्भव स्थान कहां पे है। पहले आपको पता है, आप लोग पढ़े, जो मानव थे वो बंदर थे, बंदर से बाबू फिर क्या हुए, मतलब गोरिल्ला टाइप के हुए, ठीक है ना, मतलब चिंपैंजी, चिंपैंजी से धीरे धीरे आदमी हम लोग इस रूप में आए हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहा है मानव का उद्भव स्थान कहां पे है, तो आपको याद रखना है अफ्रीका में, यहीं से मानव का उद्भव हुआ, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग क्या होता है, जो हमारे शरीर में रहता है लेकिन उसका हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं है, वो अवशेषी अंग है। और अवशेषी अंग कौन सा है, तो आपको याद रखना है अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स है ये एक अवशेषी अंग है, ये हमारे आहार नाल में ही है लेकिन उसका कोई भी काम वहां पे नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा अवशेषी अंग है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। आपको पता होना चाहिए कि अनुवांशिकी के पिता कौन है, तो अनुवांशिकी के जो पिता हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। और जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं बाबू, वो अनुवांशिकी के खोज के लिए किस पौधे को चुने थे, तो आपको याद रखना है साधारण मटर के पौधे को चुने थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग के लिए किस पौधे को चुने थे, तो आपको याद रखना है साधारण मटर के पौधे को चुने थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मनुष्य में श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन अवधि होता है, यानी श्वेत रक्त कणिकाओं, यानी पूछ रहा है आपसे डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन तक होता है। जो सफेद खून होता है, देखिए हम लोगों में सफेद खून भी होता है, व्हाइट ब्लड भी होता है, रेड ब्लड भी होता है। रेड ब्लड ज्यादा होता है, व्हाइट ब्लड कम होता है। तो मनुष्यों में जो श्वेत रक्त है, श्वेत रक्त कोशिकाओं में, श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 12 से 20 दिन। जो व्हाइट ब्लड है ये हमारे शरीर में 12 से 20 दिन तक जीता है, जबकि जो आरबीसी है वो 120 दिनों तक जिंदा रहता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पक्षी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हम लोगों में तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्योंकि हम लोगों का जो खून होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, तो हम लोगों में तो हीमोग्लोबिन है। अब यहां पे पूछ रहा है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं है, तो आपको याद रखना है कीट पतंग, जैसे मक्खी हो गई, मधुमक्खी हो गई, तितली हो गई, कॉकरोच हो गया, जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, तितली हो गई, ये सारे में बाबू हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसको मार भी दीजिएगा, इसे दबा भी जाएगा तो व्हाइट व्हाइट निकल जाता है उसका, लेकिन ब्लड उसका रेड नहीं होता है। कॉकरोच का भी व्हाइट होता है। यहां पूछ रहा है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो आपको याद रखना है मक्खी हो गया, तितली हो गई, कॉकरोच हो गया, ठीक है ना, ये सब में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और हम लोगों में क्या है, हीमोग्लोबिन है। अगर पक्षी कोई मर जाती है तो उसमें से देखिएगा ब्लड निकलता है रेड रेड कलर का, मनुष्य का भी कहीं कट जाएगा तो लाल रक्त का ब्लड निकलेगा, लेकिन मक्खी में ऐसा काम नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, आरबीसी का जीवन अवधि कितना है। जो लाल ब्लड है, यानी लाल रक्त जो कणिकाएं हैं, लाल क्यों होती हैं, तो हीमोग्लोबिन के कारण से होती हैं। अब जो आरबीसी है इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है ये 120 दिनों तक का होता है। 120 दिनों तक हमारे शरीर में जीवित रहती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहन उत्तक है। सम्मोहन यानी बाबू ढोने वाला, कौन इसमें से ढोने वाला उत्तक है, तो सम्मोहन उत्तक दो होते हैं, आपको याद रखना है। एक जल का सम्मोहन करता है और एक भोजन का सम्मोहन करता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सम्मोहन उत्तक है, तो आपको याद रखना है जाइलम, जो जल का सम्मोहन करता है पेड़ पौधों में, और जो फ्लोएम होता है ये भोजन का सम्मोहन करता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि जल का परिवहन कौन करता है या सम्मोहन करता कौन करता है, तो जाइलम, और भोजन का सम्मोहन कौन करता है, फ्लोएम। यानी इसमें सम्मोहन उत्तक कौन कौन से हैं, तो ये दो हैं, जाइलम और फ्लोएम, यानी बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या है। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है भाई रक्त क्या है, तो रक्त क्या है, एक उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का परिभाषा ही होता है कि रक्त जो है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। रक्त क्या है, उत्तक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखते होंगे कभी कभी उंगली कट जाता है या पैर कट जाता है तो 1 से 2 मिनट ब्लड आता है, और जैसे ही हम लोग उसको दबा के रखते हैं तो वहां पे ब्लड जम जाता है, उसके बाद वहां पे खून नहीं आता है। तो ब्लड को जमाने का काम कौन करता है, ये आपको बताना है। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है, तो रक्त बिंबाणु, इसे आप लोग याद रखिएगा। कौन, रक्त बिंबाणु, यानी जिसे हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। रक्त बिंबाणु जो होता है, यानी जो प्लेटलेट होता है, ये हमारे रक्त को जमाने का काम करता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोबर छत्ता है। अब इसमें आपको बताना है इसमें गोबर छत्ता क्या है, तो गोबर छत्ता जो है बाबू मृत जीवी है। ये भी आप लोग देखिएगा, जो भी गोबर छत्ते होते हैं वो मरे सड़े गले जीव
जीवों पे ही जमते हैं, उगते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो गोबर जो है एक मृत जीवी है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो दूध से दही बनता है तो बाबू कौन सी क्रिया होती है? तो यहां भी किण्वन की क्रिया होती है, ईस्ट में भी किण्वन की क्रिया होती है और यहां भी किण्वन की क्रिया होती है। दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो किण्वन की क्रिया होती है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही जाएगा। और यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है कि दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दांत का कठोरतम भाग है। अब दांत का बाबू सबसे कठोरतम भाग कौन सा है, सबसे मजबूत भाग कौन सा है? तो दांत का बाहरी वाला, दांत का आप लोग व्हाइट व्हाइट जो परत देख रहे होंगे बाहर वाला, ये मतलब दांत का सबसे कठोरतम भाग है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनामेल बोलते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। जो इनामेल है ये दांत का सबसे कठोरतम भाग है, इसे आप लोग याद रखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि एक वयस्क मनुष्य है, अगर मान लीजिए एक जवान आदमी है तो उसमें कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क आदमी में बाबू कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। फिर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि दूध के दांत कितने होते हैं? तो दूध के दांत बाबू 20 होते हैं, ये भी आपको याद रखना। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब को मापने में करते हैं? रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर, यानी इसमें से किस यंत्र का उपयोग हम लोग ब्लड प्रेशर को मापने में करते हैं, बीपी मापने में करते हैं? तो बीपी मापने वाला मशीन जो होता है स्फाइग्मोमैनोमीटर, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। स्फाइग्मोमैनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर, रक्त दाब का मतलब हुआ बीपी, ब्लड प्रेशर हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं, ठीक है ना, स्फाइग्मोमैनोमीटर से। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव गुर्दे का आकार होता है। अब गुर्दा का मतलब क्या होता है? किडनी, ठीक है ना, किडनी को गुर्दा बोला जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो मानव गुर्दे का यहां पे आकार कैसा होता है आपको बताना है। तो मानव का जो गुर्दा है बाबू ये कैसा होता है? तो ये एकदम सेम के बीज के समान होता है, एकदम बाबू कैसा होता है? सेम के बीज के समान होता है। मानव का जो गुर्दा है ये एकदम सेम के बीज के समान होता है। और कितना पाया जाता है? तो 2 पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का औसतन भार कितना है? तो मानव का जो मस्तिष्क है, दिमाग है, इसका भार कितना है? तो आपको याद रखना है 1.4 केजी। मानव का जो दिमाग है बाबू कितना भार है इसका? 1.4 केजी। अगर इसका आयतन दे तो आपको याद रखना है 1650 ml, ml में देगा तो 1650 ml, इसे आपको याद रखना है। मानव मस्तिष्क का ये है आयतन, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? आ गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है उसे हम लोग बोलते हैं तंत्रिका तंत्र की कोशिका, और तंत्रिका तंत्र को ही न्यूरॉन बोला जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। न्यूरॉन देगा नहीं तो तंत्रिका कोशिका देगा, तो तंत्रिका कोशिका देगा नहीं तो न्यूरॉन देगा, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही न्यूरॉन बोलते हैं। तो तंत्रिका तंत्र भी दे सकता है, यहां पे न्यूरॉन भी दे सकता है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी है? न्यूरॉन की है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसे आपको याद रखना है कि तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। ए वाला ऑप्शन यहां पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा? आप लोग देखते होंगे पेड़ पौधों पे जो फल है वो पहले कच्चा होता है, फिर धीरे धीरे पक जाता है पेड़ पे ही। सारे फल जो होते हैं वो पेड़ पे पक जाते हैं, तो ऐसे ही नहीं पकते हैं। पेड़ पौधों में एक हार्मोन होता है जो फलों को पकाता है। तो फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो आपको याद रखना है एथिलीन। एथिलीन जो है ये गैस के रूप में पाया जाता है, पेड़ पौधों में गैस के रूप में ये हार्मोन पाया जाता है, और ये क्या करता है बाबू? फलों को पका देता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो एथिलीन है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मछली का श्वसन अंग है, यानी मछली का बाबू श्वसन अंग कौन सा है? मछली कहां से सांस लेती है? तो आपको याद रखना है गिल्स, यानी गलफड़े से जो मछली है ये श्वसन करती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के अंतिम उत्पादक है, यहां पे आपको बताना है
हैं कि श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, सांस लेते हैं हम लोग तो लास्ट में क्या बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, सांस लेते हैं तो लास्ट में क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है, ऊर्जा उष्मा बनता है। इसीलिए इसे श्वसन को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा, तीन गो चीज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन कहां से होता है, तो आपको याद रखना है पौधों में जो श्वसन होता है वो जड़ के द्वारा भी हो जाता है, तना के द्वारा भी हो जाता है और पत्तियों के द्वारा भी हो जाता है। तो पौधों में श्वसन करने का बहुत सारा मतलब जगह है जहां से हो जाता है। इनमें से सभी आप लोग याद रखिएगा कि पौधों में श्वसन होता है तो पत्तियों के द्वारा केवल नहीं होता है, उनके तनों पे भी रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, वहां से भी श्वसन करता है। और जड़ों में भी बाबू रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहां से भी श्वसन करता है। तो पेड़ पौधे जड़ से भी श्वसन करते हैं, पत्तियों से भी श्वसन करते हैं, तना से भी श्वसन करते हैं, यानी इनमें से सभी से करते हैं। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, श्वसन तंत्र यानी सांस लेने से संबंधित है। तो कौन सा बीमारी बाबू श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो आपको याद रखना है निमोनिया। निमोनिया जो होता है 5 साल से कम के बच्चों का होता है, जिससे थोड़ा सा भी ठंडी लगने पे, थोड़ा सा भी मतलब ठंडा चीज कोई खा लेगा बच्चा तो उसको सर्दी खांसी जुकाम होने लगता है, ठीक है ना, सांस लेने में उसको दिक्कत होने लगता है। तो जो निमोनिया होता है ये आप लोग याद रखिएगा, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें बौना पौधा कौन है। तो बौना पौधा बाबू जो दोनों छोटा टी है, छोटा टी से छोटा पौधा, ठीक है ना, तो दोनों जो छोटा टी है ये बौने पौधे को दर्शाता है, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिन शब्द भाई कौन दिया था। तो जिन शब्द बाबू कौन दिए थे, तो आपको याद रखना है जोहानसन। जो जोहानसन है बाबू ये जिन शब्द दिए थे, ये आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी के पिता या जनक कहा जाता है। तो किसे हम अनुवांशिकी के पिता या जनक कहते हैं, तो आपको याद रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल। जो मेंडल है यही अनुवांशिकी के खोज किए थे, अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी के पिता या जनक कहा जाता है, तो आपको याद रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, तो स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, तो आपको याद रखना है XX। स्त्रियों में दोनों ही XX पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। पुरुषों में क्या पाया जाता है, XY पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। आप लोग देखते होंगे पहले फूल लगता है और वहीं फूल से फिर क्या होता है, फल बनता है। तो फूल का कौन सा भाग बाबू फल बनता है, तो आपको याद रखना है अंडाशय। फूल का जो अंडाशय वाला भाग है यही फल में बदलता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पराग कण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनता है। तो पराग कण बाबू किसके अंदर बनता है, तो आपको याद रखना है पराग कोश। पराग कोश के अंदर क्या बनता है, पराग कण बनता है, इसे आप लोग याद रखना है। उसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा है कि पराग कण के अंदर क्या बनता है, तो पराग कण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनता है, तो पराग कोश में बनता है। और एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 50 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और इसमें जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाए हैं उसे प्लीज आप लोग याद रखिएगा। अगर याद रखिएगा तो बोर्ड एग्जाम में बाबू इसी में से आएगा और आपको दिक्कत नहीं होगा परीक्षा देने में, ठीक है ना। तो आप लोग हमारा बात मानिए, ये सारा प्रश्न आप लोग याद रखिए। चलिए, और जो भी हमारे प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करिए, और जो भी प्यारे बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।